जहर है, जहर है, लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती है, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे एक बहुत ही गंभीर मसले पर, निसर्ग ऋण। जब से हमने जन्म लिया तब से प्रकृति का कर्जा हम पर है। हमने जाना कि हर सांस जो हम लेते हैं इसकी भी एक कीमत है, और अगर हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ जाए रुपयों में, पैसों में, तो हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। किंतु हाँ, प्रकृति के ही कुछ ऐसे प्रावधान हैं, अगर हम उन्हें अपना लें तो शायद इस प्रकृति का ऋण चुकाया जा सकता है। किस तरह से हम किसान भाई प्रकृति का ऋण चुका सकते हैं, किस तरह से प्रकृति का वो बैलेंस फिर से पुनर्स्थापित कर सकते हैं, इसके पुनर्चक्रांकन में मदद कर सकते हैं, आइए आज इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से पधारे वैज्ञानिक डॉक्टर शरद काले जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछली कड़ी में आपने हमें बताया कि प्रकृति का एक पुनर्चक्रांकन होता है, और आपने जो प्रयोग किया है पिछले 15 सालों से, आपका वो जो गमला जो सील बंद है, हाँ जी, उसके आधार पर आपने हमें समझाया था कि प्रकृति भी इसी तरह से अपना पुनर्चक्रांकन करती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण आपने हमें बात बताई कि कचरा जैसा शब्द जीवन में होना नहीं चाहिए, और प्रकृति के लिए तो हर चीज़ रिसोर्स है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत विस्तृत चर्चा थी, आपने बताया कि हम जो ईंधन, पेट्रोल ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो प्रकृति का बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड को कम रखने का। आज हम इनके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्रयोग में ला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं विज्ञान ने ही हमें बताया था ये रास्ता, और कहीं ना कहीं आपके वैज्ञानिक प्रयोगों से ही ये बात फिर सामने आ रही है कि इन ईंधनों का इस्तेमाल हम बंद करें और कुछ और रास्ते अपनाएं। क्या वो रास्ते हो सकते हैं जो एक सामान्य जन और किसान भाई अपना सकते हैं, जानना चाहेंगे। आप अगर हमारी संस्कृति में देखिए, ये भारतीय संस्कृति में, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति में किसान का महत्व अहम रहा है जी। कोई भी समाज में किसान का किसान की जो जगह है वो सबसे ऊपर होती है जी, क्योंकि हम सारी ये बातें कर पा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट लिया है। हाँ जी। अगर ब्रेकफास्ट नहीं लेते तो शायद हम ये बातें नहीं कर पाते थे जी। तो हमारी मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे देश में दो वैज्ञानिक हमेशा उपेक्षित रहे। एक हमारी घर की माता, हाँ, और दूसरे जो है किसान भाई। इतने सारे प्रयोग करके हमें खाना खिलाते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये अच्छा हुआ है। लेकिन अगर किसी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो चिल्लाते हैं नमक ज़्यादा हो गया, लेकिन सब्जी अच्छी हुई है ये बताने को शब्द हमारे कम पड़ते हैं। जी जी जी। तो ये जो सिलसिला है ना, ये ख़राब सिलसिला है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। और जो ज्ञान की जो कक्षाएं हैं, हाँ, वो उनके लिए ज़्यादा उपलब्ध हो इसकी कोशिश की जानी चाहिए। अभी आपके माध्यम से तो ये प्रयोग बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं पहले प्रथम तो आपको और ये टॉक शो को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के टॉक शोज़ जो किसान भाई समझे, उनकी उस भाषा में उनको समझाए जो वो समझ सके। आपके क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ, उसमें एक मशीन कभी आपने देखा है कि जो 35 किलो घास खा के दूसरे दिन 10 लीटर दूध देता है? प्रकृति में है गाय की तरफ, और वो ऐसे जो इस्तेमाल प्रकृति ने ये सारा रास्ता दिखाया है जी। हमने ट्रैक्टर खरीदा, हम जानवर नहीं रखेंगे, बहुत गलत बात होती है। ट्रैक्टर रखा है तो ठीक है, आप ट्रैक्टर मशीन से खेती करवाते रहिए, लेकिन आप गौ माता को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि जो डेयरी है और कृषि है, ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए जी। वो एक दूसरे के पूरक भी है। वो पूरक है जी। वो मैं कहता हूँ इसलिए पूरक नहीं है, वो प्रकृति के लिए पूरक है।
क्योंकि इतना अच्छा जो मैंने बताया आपको कि 35 किलो घास खा के वो 10 किलो दूध दे रही है और 10 किलो गोबर दे रही है। हाँ जी, हाँ तो और उस डेयरी की तरफ दूध का धंधा मत देखिए, गोबर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये गोबर जब प्रकृति में वापस जाएगा, हम जब गोबर के वो केक बना के उसको जलाते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि अगर गोबर में जो स्थित फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम वगैरह है वो जल जाएंगे, तो उनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे, उनसे फिर पौधे को लगने वाला फास्फोरस मिलने में 500 साल का समय लगता है। लेकिन इस गोबर का खाद बना के उस धरती को आप दे दीजिए, अगले साल उसे वो फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल जाता है वापस। जी जी जी। ये चीज़ें समझनी चाहिए जी। ये गोबर की केक्स जलाना मेरे लिए आसान है, मैं फुकट में मुझे ईंधन मिल रहा है। जी। लेकिन मैं प्रकृति का कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूँ। इसलिए वो खाद, पहले तो आप एक अच्छे जानवर रखिए जो आपके जो खेतों में जो सारे अपशिष्ट निर्माण हो रहे हैं वो आराम से खा जाते हैं जी। एक कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो नहीं खा पाते। हाँ जी। लेकिन उनके लिए एक अलग एकड़ रखना और उसके लिए उनको जो चारा लगता है वो देना, ये किसान का कर्तव्य है। हाँ जी। तो जो अभी अगर छोटा किसान है तो छोटी जगह रखनी चाहिए और एक गाय रखनी चाहिए। बड़ा किसान है तो 10 गाय रखनी चाहिए, 10 बैल रखने चाहिए और थोड़ा बड़ा एरिया उनके लिए रखना चाहिए। अगर ये आप करते रहो और ये पूरकता आपको काम आएगी सेंद्रीय जो खेती है उसमें, क्योंकि अगर आपके पास समझिए कि उससे ज़्यादा अपशिष्ट है कि जो जानवर नहीं कर सकते, उसके लिए भी तरीके हैं। उसके लिए गड्ढे कर दीजिए, उसमें कंपोस्ट डाल दीजिए, उसके ऊपर गोबर का एक लेयर बिछा दीजिए और अगले साल या 2 साल के बाद कई चीज़ें होती है, मुझे मालूम है उसमें लिग्निन ज़्यादा होती है, सेल्यूलोज ज़्यादा होती है, तो डिग्रेडेशन उनका ज़रा कम होता है, तो ठीक है ना। तो लेकिन उनको आप वो गड्ढे में डाल के रखिए, 2 सालों के बाद आपको इतना अच्छा उसमें खाद मिलेगा। वही खाद आपके इसमें डाल दीजिए, तो उसमें जलाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बेचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो सारा जमा करके। आजकल इतने खेती में परिवर्तन हो रहे हैं। जापान में एक अच्छी किताब आई थी, 1 स्टार रेवोल्यूशन। 1 स्टार रेवोल्यूशन मतलब उन्होंने क्या किया था, वो जो चावल की खेती करते हैं उसमें उन्होंने अभी ज़मीन को प्लाऊ करना ही नहीं है, उसमें वो हल चलाना ही नहीं है। वो जो घास कटेगी वो उधर ही पड़ी रहेगी, जो धान कटेगा वो उधर ही पड़ा रहेगा, जो नीचे वाला हिस्सा, और उसके ऊपर ही नए बीज बुझाएंगे, बोएंगे। तो जब उसी से जो नया चावल का धान आएगा वो बढ़िया रहेगा, ऐसा उनका एक्सपीरियंस है, प्रयोग किया उन्होंने। तो ये प्रयोग किए हुए, और ये प्रयोग हमें क्या बताते हैं कि ये ऑर्गेनिक कार्बन की जो कमी है, ये ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति करना ये बहुत ज़रूरी है। हम जला के वो एक्चुअली ऑर्गेनिक कार्बन कम करते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन में जो 2 चीज़ें होती है, एक मरा हुआ ऑर्गेनिक कार्बन होता है, एक जिंदा ऑर्गेनिक कार्बन। जिंदा ऑर्गेनिक कार्बन मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, और मरा हुआ मतलब ये जो हम स्ट्रॉ वगैरह पड़ता है वो मरा हुआ है, उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते। और ये जो ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज होना चाहिए वो कम से कम 1.5 से 2% होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5% होना चाहिए। आज यूरोप में या अमेरिका में उनको ज़्यादा यील्ड क्यों मिलता है? इसका कारण ये है कि उनका ऑर्गेनिक कार्बन का प्रोपोर्शन 2 से 3% तक है। भारत में आज कहीं भी 1 से 1.2 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, और इसलिए हम कितनी भी कोशिश करें, कितना भी यूरिया डालें, आपको उनका जितना यील्ड मिलता है, उनसे जितनी उत्पादकता मिलती है उतनी हम नहीं ले पाते। लेकिन उसका कारण हम ही है। अगर ये अपशिष्ट पदार्थ ठीक तरह से ज़मीन में मिल जाए, मिक्स हो जाए, तभी ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने परंपरागत तरीकों को छोड़ दिया और अज्ञानतावश कुछ गलत रास्ते अपना लिए। बिल्कुल सही बात की आपने। कई चीज़ें ऐसी है कि हमने
उनका अंधानुकरण जिसे कहते हैं, हम अपने आंखें बंद करके कभी कभी जब इस्तेमाल करते तब अभी ये जो ड्रिप इरिगेशन की बात होती है, हाँ जी, कई जगह ड्रिप इरिगेशन बहुत सही है जी, लेकिन सब जगह ड्रिप इरिगेशन करना इस्तेमाल करें। आप एक सोचिए कि ड्रिप इरिगेशन जो ठिबक सिंचन कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, कि पानी बूंद बूंद से करके पानी दे जमीन- अभी ये बात इजराइल ने विकसित की थी। ठीक। अभी आप इजराइल का जो कृषि क्षेत्र है उसके बारे में आप सोचिए, वहाँ तो पूरा ये था डेजर्ट, जी, वालुका में जिसे कहते हैं, और उस डेजर्ट में उनको खेती करनी थी। हाँ जी, उस डेजर्ट में अगर पानी डालोगे तो पानी नीचे जाता था, जी। तो वहाँ ड्रिप इरिगेशन बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो ना तो सूक्ष्मजीव है ना उसमें पानी पकड़ने की क्षमता है। जी। और ऐसे ज़मीन में अगर आपको कुछ उगाना है तो ड्रिप इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने अपना संशोधन अनुसंधान करके ये ड्रिप इरिगेशन मेथड डेवलप की। हमने जाके उनको वैसे के वैसे अगर फॉलो करेंगे तो भारत में अभी आप आइए आके देखिए, ये आपकी जो ज़मीन है, जी, इस ज़मीन में ये तो सैंडी नहीं है, ये तो पूरी क्ले सॉइल है, इसमें सब जगह सूक्ष्मजीव फैले हुए हैं और वो सूक्ष्मजीव आपकी जमीन को उपजाऊ कर रहे हैं। अभी आप ड्रिप इरिगेशन से कुछ सिर्फ उस पेड़ के पास, उस पौधे के पास पानी दोगे तो बीच में जो सूक्ष्मजीव है मर जाएंगे। जी, 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 जी। फिर हम बोलेंगे, वैज्ञानिक बोलेंगे, जैसे आपने वैज्ञानिक पहले आप ईंधन के बारे में बोला, विज्ञान के कुछ मतलब उस तरीके में समझने में और उसके दूरगामी परिणाम, ये दोनों में सोच होनी चाहिए। तो अभी वही जो ड्रिप इरिगेशन आपको समझा रहे हैं वो कल आके कहेंगे इसमें अभी सूक्ष्मजीव डालो, पहले तो मार दिए। तो हम भारत में पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते फिर सॉल्व करने की कोशिश करते। अगर अनुसंधान से अगर ये करे कि अरे ये ड्रिप इरिगेशन से बजाय स्प्रिंकलर इरिगेशन डालिए, आपको पानी बचाना है, मुझे भी मालूम है पानी कम है, पानी बचाना है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में पानी ज़्यादा लगता है थोड़ा सा, लेकिन जब हम फ्लड इरिगेशन करते थे उससे तो बहुत कम लगता है। हाँ जी। और स्प्रिंकलर इरिगेशन ये जो सुवर्ण मध्य है, जी, 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 गोल्डन मीन जिसे कहते हैं, कि सुवर्ण मीन है, गोल्डन मीन है, उसमें आपको सूक्ष्मजीव भी बचेंगे और आपका पानी भी कम लगेगा और आपको उपजाऊता भी ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके के जो तरीके अगर किसान भाई अपनाएं तो काम अच्छा होगा। दूसरा, हमारे पारंपरिक खेती में वो जो बंधारे होते हैं, उसकी बाउंड्री जो होती है खेतों की, उसके ऊपर छोटे छोटे पेड़ बढ़ने चाहिए। जैसे केले के पेड़ है, ये ड्रम स्टिक सेवगा से बहते हैं, ये पेड़ की ये जो ज़मीन को भी पकड़ के रखे, ज़मीन की धूप मत होने दीजिए और उसको जो बह जाता है पानी बरसात के बाद वो निकल नहीं जाने दीजिए। पानी ऐसा जाने दीजिए कि उसमें मट्टी बह न जाए। और उसके लिए ये आपके पेड़ जो साइड में रखे हुए हैं ये काम आएंगे। वो आप लोग ड्रम स्टिक भी देते रहेंगे, केला भी देते रहेंगे, और आपका बीच में का जो जमीन का पट्टा है उसे आप सुरक्षित रखोगे। जी। तो ये एक हम चीज़ भूल गए। दूसरी एक चीज़ हमारे यहाँ हुई है कि यही ज़्यादा उपजाऊता, ज़्यादा पैसे चाहिए, इसके हिसाब से मोनोकल्चर जब सब जगह है, कई जगह शुगर केन दिख रहा है। जी जी। जिधर चाहिए उधर वो ग्रेप्स ही ग्रेप दिख रहा है। अभी आप एक ही तरीके का फसल अगर आप निकलते रहोगे तो ज़मीन की तो जो कमी आएगी वो आप भर नहीं पाओगे। लेकिन दो शुगर केन के क्रॉप लेने के बाद उसमें दलहन या कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप जिसे कहते हैं, मूंग है, तूर है, मटकी है, ये अगर ये क्रॉप हम लेंगे तो उसका नाइट्रोजन स्टेटस बढ़ेगा। और ये परिवर्तन करते रहना चाहिए। सब हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है। हाँ, ये क्रॉप रोटेशन, ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बहुत पहले हुआ करती थी। और एक हमारे वैज्ञानिक है, बहुत अहम वैज्ञानिक थे कृषि में, उनका नाम था डॉक्टर कार्वर। इन्होंने ग्राउंडनट को जो आज दर्जा मिल रहा है, विशेषतः गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में ग्राउंडनट की बहुत ज़्यादा उपजाऊता नज़र आती है। तो उन्होंने ग्राउंडनट को खाने का दर्जा दिया था डॉक्टर कार्वर ने। तो उन्होंने क्या किया था, अलाबामा स्टेट में वो कॉटन की खेती थी और सारे निग्रो भाई वहाँ कॉटन
उनको उठाने में काम करते थे। तो उनको लग रहा था कि ये कॉटन कितनी दिन चलेगा, ये कॉटन की उपजाऊता कम हो गई थी। तो उन्होंने 2 कॉटन के बीच में उन्होंने पीस मतलब वाटाना जिसे कहते हैं उसकी खेती की, और अगले जब सीज़न में कॉटन लिया तो दुगुना नहीं 3 गुना उनको प्रोडक्शन मिला था। जी। तो उनको ध्यान में आया कि ये नाइट्रोजन की वजह से हो रहा है, और ये नाइट्रोजन अभी ये तो प्रूवन टेक्नोलॉजी है। हाँ जी। लेकिन हम भूल गए, हम उसे शुगर केन में ऐसी शुगर केन लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन मुझे उससे मिले। लेकिन 2 शुगर केन के रोज में थोड़ी जगह हो जाए, उसमें थोड़ा नाइट्रोजन डाल दिया जाए, मतलब ये वो दलहन या कुछ डाल दिया जाए, तो शुगर केन भी अच्छा बढ़ेगा और आपकी उपजाऊता शाश्वत रहेगी। ये शाश्वत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर केन से आपको एक सीजन के लिए बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन उसमें शाश्वतता नहीं रहेगी। लेकिन शुगर केन के 2 रोज के बीच में आप एक रो अगर दाल का लगाएंगे, दलहन का लगाएंगे, लेग्यूमिनस क्रॉप का लगाएंगे, तो आपको शाश्वतता उसकी उपजाऊता है वो अगले 5-6 साल अच्छी रहेगी। तो उस हिसाब से आपका इनकम बढ़ेगा। शायद उस वर्ष में ईंधन आपको उत्पादन थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन 6 साल का एवरेज लीजिए ना। इसलिए उसका जो हम क्या कर रहे हैं कि सोने की जो अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी है, एक दिन उसने मुर्गी काट दी तो अंडा नहीं था अंदर, तो वैसे हो रहा है। आज हम उसी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम ये सारी चीज़ें भूल गए हैं। तो ये पारंपरिक खेती, ज्ञान आप जरूर विज्ञान से नया ले लीजिए, लेकिन पारंपरिक खेती ये बहुत अच्छी थी। उसमें एक किसान भाई, मुझे याद है, कुछ किसान भाई वो बोलेंगे कि 8-8, 10-10 एकड़ खेती उनकी थी, लेकिन वो बोलेंगे कि वो उस क्षेत्र में उस जो पौधा है उसको कीड़ लगी है। कैसे जानता था वो? सारे खेत में घूमता था, सारे पौधे उसके नज़र के टप्पे में थे। सारों की प्रकृति वो पूछता था, कैसा है भाई यार, ठीक है ना, वो बात करता था। अभी इतना पानी भी देने का मशीन आ गया, सारे देने के मशीन आ गए, हम अपने जगह पे बैठ के पत्थर डाल के पूछते हैं क्या रे भाई पानी पहुंच गया क्या? ये तरीका नहीं होता। संवेदनाएं और भावनाएं खत्म हो जाती। भावना अगर उसमें जुड़ जाए तो, और ये भावना जुड़ेगी कैसे? फिर प्रकृति आएगी, फिर प्रकृति का जो हेल्थ है, वो आरोग्य है, वो आएगा। वो आरोग्य जब सोचने लगोगे तो ऑर्गेनिक कार्बन सामने आएगा। ये तो होना ही है। तो ये सारी जुड़ी हुई बातें। जब हम ज़्यादा यूरिया डालते हैं, अभी किसान भाई के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ज़्यादा यूरिया डालते हैं तो शायद नाइट्रोजन तो मिल जाता है तो प्लांट को, लेकिन जैसे आप किसी बच्चे को आप जगह पे ब्रेकफास्ट दीजिए, जगह पे खाना दीजिए, जगह पे शाम का खाना दीजिए, तो वो क्या होगा? वो लेज़ी होगा, वो कुछ काम नहीं करेगा, कर नहीं पाएगा। अगर चाहता है तो कर नहीं पाएगा क्योंकि आदत हो गई। वैसे हमारे प्लांट्स को आदत हो जाती है, नाइट्रोजन मिल जाता है, तो उसके लिए उसके कोई मेहनत नहीं करते हैं। तो वो मेहनत नहीं करते तो उसके आजू बाजू में सूक्ष्म जीव है, वो मेहनत नहीं करते, फिर उनकी संख्या कम होने लगती है। तो ये जो यूरिया का परिणाम जो होता है वो 2-3-4 साल के बाद इतना ज़्यादा दृढ़गोचर हो जाता है ये फिर, लेकिन वो तब तक डिले हो जाता है, तब तक आपका जो उसका जो उपाय करना चाहिए वो डिले हो गया, और इसलिए फिर उसमें सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है। उसमें कई एकड़ खेती जो महाराष्ट्र में सांगली के आसपास इतना पानी दिया, इतना इरिगेशन किया, इतना यूरिया दिया, अभी घास का पत्ता भी नहीं वहाँ बढ़ पाता। क्यों हुआ ये? इसका कारण यही था कि हमने ये शाश्वतता जो थी वो शाश्वतता कहीं हम भूल गए। और ये जो अपशिष्ट पदार्थों का निपटान, ये बहुत अहम चीज़ है। उसी से आपको ये सारे 22 मूल तत्व वापस धरती में जाने वाले हैं और वही वापस आने वाले हैं। और यही निसर्ग ऋण चुकाने का तरीका का हो सकता है, और यही आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। जी। बहुत 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 शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आपके अनुसंधानों का, आज आपके अनुभवों का लाभ बहुत सारे किसान भाइयों ने लिया है, और मैं समझता हूँ किसान भाइयों ने बहुत महीनता से आपकी सारी बातों को सुना भी होगा। आपका
बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जो चर्चा हुई, आइए इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। ओम शांति। मैं पिछले 12 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हूँ, जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है और खुद मैं मेडिटेशन का अनुभव कर रहा हूँ और 10 साल से शाश्वत योगिक खेती कर रहा हूँ। उसके पहले तो हम केमिकल फर्टिलाइजर और दवाइयों का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन लेते थे, लेकिन अभी 10 साल में हम परमात्मा से शक्तियाँ लेकर उन्हीं शक्तियों को बीज, जमीन और पेड़ पौधों को वाइब्रेट करते हैं और उसी के साथ सेंद्रीय खाद का इस्तेमाल करते हैं और कुछ दवाइयों का घर में ही बनाकर स्प्रे के रूप में कीट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मेडिटेशन के द्वारा और इन कुछ साधनों के द्वारा हम बहुत अच्छी फसल ले रहे हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल से उत्पादन मिलता है, उससे ज़्यादा उत्पादन आज हम इस योगी खेती के माध्यम से ले रहे हैं। एक तो इसमें उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन जो उत्पादन की क्वालिटी है, वो क्वालिटी में भी बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैलोरी वैल्यूज की मात्रा 2 से 5% तक बढ़ गई है। और ऐसे अनाज आज शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसी के साथ जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ रही है, जिसको ऑर्गेनिक कर्व कहते हैं, वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से पहले तो हम एक प्रकार की फसल लेते थे, जैसे अभी मूंगफली है तो मूंगफली लेना है, सोयाबीन है तो सोयाबीन ही लेना है। लेकिन यौगिक खेती शुरू करने के बाद हमने कुछ विज्ञान के टेक्निक को भी इस्तेमाल किया है, जिसमें मिक्स फसल है या और भी कुछ पेड़ पौधों का बांध के ऊपर लगाना जरूरी है। तो ऐसे पेड़ पौधों को भी हम जंगली वृक्ष को बांध पर लगाए हैं और खेती में भी मिक्स फसल ले रहे हैं। इससे बहुत ही लाभ होता है कीट कंट्रोल के लिए। अभी यहाँ आप देख रहे हो, जैसे मूंगफली में मकई है, गेंदे के फूल है, तुलसी के पौधे हैं। तो इस प्रकार से मिक्स फसल भी की है। तो तुलसी के पौधा लगाने से कई प्रकार से कीट कंट्रोल होने में भी मदद मिलती है। गेंदे के पौधे हैं तो इससे निमेटोड्स जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना सहज संभव है। मकई की फसल है तो इस पर पंछी बैठते हैं और वो फसल पर आने वाली कीट को उठाते हैं। तो ये मिक्स फसल लेना बहुत जरूरी है, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है और कीट या बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत ही लाभदायक है। सामने दिखाई दे रहा है वो ग्लेरिसीडिया, गिरी पुष्प कहते हैं उसको। ये पौधों की विशेषता है कि हवा में से नाइट्रोजन खींचकर जमीन को देता है, या उसके पत्तों में भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। हम लोग इसके पत्तों को वर्मी कंपोस्ट में मिला देते हैं, या जब हल चलाते तो उस समय उसके पत्ते जमीन में मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा जमीन में मिलती है। इसे यूरिया डालने की जरूरत नहीं होती है। या तो इसके पत्ते 1 किलो लेकर उसको पानी में 8-10 दिन तक रखते हैं और इसका जो जूस निकलता है उसको टॉनिक के रूप में स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार से ये पौधे दक्षिण और पश्चिम बाजू में लगाने से खेती के लिए भी लाभदायक है। और इस पर कई प्रकार के पंछी आकर बैठते हैं तो अपना घोंसला बनाते हैं, खेती में आने वाली कीट को उठाकर अपना भक्ष्य समझकर उठाते खाते हैं। तो इससे बहुत सारे लाभ हैं। पश्चिम बाजू में हम लोगों ने पीपल का पत्ता लगाया है और उसी के साइड में इमली का है, करंज का है, नीम का है, इधर बड़ का है। तो ये सारे जंगली वृक्ष हैं जो बहुत बढ़ते हैं और इस पर मोर जैसे पंछी भी आकर बैठते हैं। कई सारे जो पंछी हैं जो खेती के लिए लाभदायक होते हैं, तो वो सारे इस पर आकर बैठते हैं। तो इस साइड में जो पौधे लगाए हैं वो हमने दशपर्णी अर्क बनाने के लिए लगाए हैं। तो इन पौधों के पत्ते जो होते हैं, जिसका जूस निकाल के हम कीट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। बांध पर ऐसे वृक्ष लगाने से कोई जानवर भी अंदर नहीं आता है, तो जानवरों को रोकने के लिए भी लाभ है और कीट कंट्रोल के लिए, दवाई के लिए भी इसके पत्ते बहुत ही लाभदायक होते हैं। यहाँ पर मेडिटेशन रूम बनाई है। तो यहाँ जब भी हम खेती में आते हैं तो पहले 5-10 मिनट तक बैठकर परमात्मा की याद में पूरी खेती को शांति, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशन देते हैं। और सुबह अमृत वेला तो हम घर में बैठकर ही इमर्ज कर को पेड़ पौधों को वाइब्रेशन देते हैं, लेकिन खेती में भी आकर मन को एकाग्र करके बैठने के लिए इस प्रकार से हमने यहाँ झोपड़ी बनाई है।
ओम शांति। दोस्तों, आज का कार्यक्रम, आज की चर्चा बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रकृति का ये जो ऋण हम पर है, इसे कैसे चुका सकते हैं हम किसान भाई जो कि प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है। थोड़े से लालच ने, थोड़ी सी अज्ञानता ने प्रकृति के सारे बैलेंस को बिगाड़ दिया। शाश्वत यौगिक खेती का आधार जैविक खेती है और प्रकृति से संबंधों की पुनर्स्थापना है। प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक हम ही हैं। हम ही जैविक खेती को अपनाकर प्रकृति के इस ऋण को चुका सकते हैं। ये बात हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, गंभीरता से समझनी है, अमल में लानी है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।